रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था सीएसईबी काउंसलिंग के ऊपर एंड दैट वीडियो रीच्ड वेरियस स्टूडेंट्स जिन्हें जाना था अबाउट सीएसईबी काउंसलिंग एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट्स ने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं. सो आई थॉट लेट्स डू अ Q&A सेशन. So hello guys, it's your boy Lux and I'm currently doing electronics and communication engineering from NIT Raipur. And इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ आप सभी के पूछे गए क्वेश्चंस का, जिससे आपका काफी सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा because these are the most asked questions about CSEB counseling. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को आंसर करने के साथ मैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी एंड ऐसा हो सकता है कि आपका डाउट उन्हीं पॉइंट्स में क्लियर हो जाए. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. माई सन CRL इज 2300, आपके अकॉर्डिंग CSEB में क्या मिल सकता है? जहाँ तक मैंने जोसा काउंसलिंग 2024 के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को चेक किया है, एनालाइज किया है, उस हिसाब से टॉप 3 to 4 NITs में CS, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल कंप्यूटिंग जैसे ब्रांचेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. नाउ हियर यू हैव टू बी केयरफुल. आपको जोसा काउंसलिंग में कोई ना कोई सीट अलॉट हुआ होगा. सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप CSEB काउंसलिंग में सिर्फ उन्हीं चॉइसेस को फिल करें जो आपके करंट अलॉटेड चॉइस से बेटर ऑप्शंस हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको टॉप 4th NIT में IT ब्रांच मिला हुआ है, देन रिकमेंडेशन यही है कि आप टॉप 3 NITs में CS, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ब्रांचेस को फिल करें. एंड अगर आप ऐसा करते हैं देन देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि आपका सीट एंड कॉलेज अपग्रेड हो जाए. अगला क्वेश्चन है, अगर जोसा में सीट अलॉटमेंट हो गया और CSEB में सीट नहीं मिला तो क्या होगा? एंड इसके ही अराउंड एक और क्वेश्चन है. अगर जोसा काउंसलिंग में आपको कोई सीट अलॉट होता है एंड अगर आप CSEB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, देन अगर CSEB काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, देन आपका जोसा में जो सीट अलॉट हुआ है वो आपके पास एंड तक रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा. वो सीट तभी कैंसिल होगा जब CSEB काउंसलिंग में कोई सीट आपका अलॉट होता है. तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि CSEB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से सीट कैंसिल हो जाएगा या फिर कुछ नुकसान हो जाएगा. यहाँ पे CSEB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई भी नुकसान नहीं है और अगर आप चॉइस फिलिंग ऐसे तरीके से करते हैं तो काफी हद तक आपका सीट और कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, CSEB स्पेशल राउंड स्टार्ट कब हो रहा है या रजिस्ट्रेशन किस डेट से शुरू हो रहा है? सो ये है CSEB काउंसलिंग का शेड्यूल. 31 जुलाई से स्टार्ट होगा CSEB काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, जो कि चलेगा 2 अगस्त तक एंड 3 अगस्त को फाइनली चॉइस फिलिंग एंड होगा. यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको चॉइस लॉक हो जाएगा. इसी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लेना है ताकि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग में काफी ज्यादा टाइम मिल सके. एंड 3 अगस्त को चॉइसेस लॉक होने के बाद, चॉइस फिलिंग एंड होने के बाद 5 अगस्त से काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो जाएंगे. सो या आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम चलना है एंड डेडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है. ये शेड्यूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस शेड्यूल के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, NIT गोवा की फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी? यहाँ पे मैं एक जनरल डेट्स बता देता हूँ. CSEB काउंसलिंग के शेड्यूल के हिसाब से 10 अगस्त के बाद से स्टार्ट होगा फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में. 10 अगस्त के बाद सभी कॉलेजेस में फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको एक्चुअल रिपोर्टिंग डेट्स के लिए चेक करना होगा आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट. एक्चुअली में हर इंस्टीट्यूट ब्रांच वाइज अलग अलग दिन स्टूडेंट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अलाउ करता है. सो आपको ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में चेक करना होगा कि आपको किस डेट में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना है. नाउ अगले कुछ क्वेश्चंस हैं CSEB काउंसलिंग में फीस रिक्वायरमेंट को लेकर एंड रिफंड पॉलिसी को लेकर. तो चलो इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ में आंसर करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, CSEB काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको CSEB स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी सबमिट करना होगा, जो कि इंक्लूड करता है CSEB प्रोसेसिंग फी एंड इंस्टीट्यूट एडमिशन फी को. यह है कैटेगरी वाइज CSEB एनरोलमेंट फी जिसे आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन के वक्त. अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है या फिर जोसा काउंसलिंग में कोई भी फीस सबमिट नहीं किया है, देन आपको CSEB काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के वक्त CSEB एनरोलमेंट फी पूरा सबमिट करना होगा. बट अगर आप टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 जैसे कैंडिडेट्स में आते हैं एंड अगर आपने कोई भी फीस सबमिट किया है जोसा काउंसलिंग में, देन CSEB काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी फीस आपने जोसा काउंसलिंग में सबमिट किया है वो इस एनरोलमेंट फी के साथ, CSEB एनरोलमेंट फी के साथ एडजस्ट हो जाएगा एंड जो भी अमाउंट बचेगा वो आपको CSEB रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ पे सबमिट करना होगा.
अब कितना अमाउंट आपको पे करना है वो ऑटोमेटिक CSAB पोर्टल में आपको दिख जाएगा, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो यार, अगर आपने 35,000 सबमिट किया है जोसा काउंसलिंग में, देन जोसा प्रोसेसिंग फी ऑफ 5,000 डिडक्ट होगा आपके 35,000 अमाउंट से, देन द अमाउंट लेफ्ट इज 30,000। नाउ CSAB एनरोलमेंट फी इज 45,000 फॉर ओपन कैटेगरी। 30,000 इस एनरोलमेंट फी के साथ एडजस्ट होगा एंड यहाँ पे आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा CSAB काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के वक्त। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफंड पॉलिसी। अगर आप अपने अलॉटेड सीट से विड्रॉ कर रहे हैं फॉर एनी XYZ रीजन, या फिर अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, देन आपने जितना भी जो भी फीस सबमिट किया है काउंसलिंग के वक्त, वो सभी फीस रिफंड होगा आफ्टर डिडक्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेसिंग फी। बोथ जोसा एंड CSAB हैज अ प्रोसेसिंग फी ऑफ 5,000 रुपीज ईच। यानी कि अगर आप CSAB काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट करते हैं, देन जो भी फीस आपने सबमिट किया है उस फीस में से 10,000 रुपीज डिडक्ट होने के बाद ही आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप CSAB काउंसलिंग में से एग्जिट लेना चाहते हैं या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं कोई भी सीट से, देन आपको वो राउंड 2 से पहले ही कर लेना है। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एंड राउंड 2 में अगर कोई भी सीट अलॉट हो जाता है, देन आपको वो सीट लेना ही पड़ेगा, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर आप उस सीट को रिजेक्ट करते हैं, देन आपका कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। सो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको काउंसलिंग से एग्जिट लेना है और एक प्रॉपर रिफंड अगर लेना है, तो राउंड 1 में ही एग्जिट ले लेना, राउंड 2 के स्टार्ट होने का इंतजार मत करना। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ब्रो 2022 ड्रॉपर के लिए जोसा और CSAB में GFTI NIT 12th का परसेंट कितना है? अब किसी भी IIT, NIT, IIIT, GFTI एंड इनफैक्ट मैनी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है 75% इन 12th बोर्ड्स। आपको अपने 12th बोर्ड्स में 75% से ज्यादा या फिर एटलीस्ट 75% स्कोर करना होगा फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड इनफैक्ट मैनी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आपका 12th बोर्ड्स में मिनिमम 75% नहीं है, देन आप काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो ये चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, Which rank is used in CSAB counseling? Now CSAB counseling में सिर्फ ऑल इंडिया रैंक यानी कि CRL रैंक यूज होता है फॉर सीट अलॉटमेंट। इस चीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस वाले शॉर्ट वीडियो में। दैट्स व्हाई हमेशा कहता हूँ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स हु हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज इन जोसा काउंसलिंग, हाउ विल दे फिल द चॉइस? सो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें CSAB काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग जोसा काउंसलिंग की तरह ही करना है, लेकिन आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जोसा काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि आपने ऐसा कोई भी चॉइस फिल नहीं किया है जो आपके रैंक के काफी आसपास हो या फिर काफी क्लोज हो। CSAB काउंसलिंग में आपको उन चॉइसेस को भी ऐड करना है जो कि आपके रैंक के काफी क्लोज हो, काफी आसपास आते हैं, जिससे आपको CSAB काउंसलिंग में कोई ना कोई सीट तो अलॉट होगा ही, जिससे आप CSAB काउंसलिंग से खाली हाथों नहीं जाओगे, कोई ना कोई आपको सीट अलॉट होगा ही। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टॉप NIT के टॉप ब्रांचेस जो हमारी रैंक से फार अवे हो, उनको भी फिल आउट करना चाहिए या फिर नहीं? देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ऐसा से जो चॉइसेस आपके रैंक से काफी फार अवे होते हैं, उनके मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बट यार, आप ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कौन से चॉइसेस मिल सकते हैं, कौन से चॉइसेस नहीं मिल सकते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस। सो मेरा सजेशन यही है कि ज्यादा फार अवे चॉइसेस को फिल ना करके ऐसे चॉइसेस को फिल करो जो आपको मिलने के चांसेस एटलीस्ट 40% से ज्यादा हो। अब नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चॉइसेस भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर काफी ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपने ऑर्डर सही तरीके से भरा है, देन यू कैन लाइक फिल एनी चॉइस दैट यू वांट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि MIS लॉगिन घर से ही करना होता है या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज आकर वही करना होता है? इट डिपेंड्स। सजेशन यही है कि आपको MIS रजिस्ट्रेशन फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही कर लेना है, सो दैट योर एडमिशन प्रोसेस इज फास्ट। अदरवाइज आप कॉलेज में भी आके फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद भी MIS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट दैट विल डिले योर एडमिशन, क्योंकि एडमिशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड जिन स्टूडेंट्स का MIS रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है, उन स्टूडेंट्स का एडमिशन पहले होता है। अब MIS रजिस्ट्रेशन के बारे में जिनको नहीं पता है, हमको बता दूं कि फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले कॉलेजेस के वेबसाइट में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। कई सारे कॉलेजेस में इसे MIS रजिस्ट्रेशन कहते हैं एंड ये कंपलसरी होता है, स्टूडेंट को करना होता है कॉलेज में जाने से पहले या फिर कॉलेज में एडमिशन से पहले। एंड ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद
बाद ही आपका फर्दर फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस या फिर एडमिशन का प्रोसेस फॉलो होता है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही करवा लेना है ताकि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी स्मूथली और फास्ट हो सके। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन फिजिकल रिपोर्टिंग के डे पे आपको फिर इधर उधर भटकना होगा, पूछना होगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, एंड फिर उस दिन बहुत ज्यादा हॉस्पिटल हो जाता है। सो ये चीज पहले ही कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है, NIT रायपुर में ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम गैप सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है क्या? नाउ गैप सर्टिफिकेट का कॉलेज एडमिशन के वक्त रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये एक अलग सर्टिफिकेट है जो किसी अलग काम के लिए यूज होता है। एक्चुअली में जब आप कॉलेज में बहुत लंबे समय तक लीव पे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तब जाके ये गैप सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। एडमिशन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कास्ट वैलिडिटी अभी सबमिट करनी होती है क्या? देखो, अगर जोसा काउंसलिंग में आपने अपना कास्ट वेरीफाई करा लिया है बाय अपलोडिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट एंड अगर वो वेरीफाई हो चुका है देन आपको CACB काउंसलिंग में वापस से उसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर जोसा काउंसलिंग में किसी भी रीजन की वजह से आपको कास्ट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जिस वजह से आपको ओपन कैटेगरी में कंसीडर किया गया था, देन आप CACB काउंसलिंग में कास्ट रेस्टोरेशन का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। CACB रजिस्ट्रेशन से पहले ये कास्ट रेस्टोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने जोसा के टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, अगर मैंने CACB में पार्टिसिपेट किया तो CACB में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया था देन CACB काउंसलिंग में आपको वापस से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एब्सेंस ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांच will the seat is allotted to general category in the CACB round? Yeah, that's true. अगर कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट अपने सीट को विड्रॉ कर लेता है या फिर अपने सीट को ऑक्यूपाई नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन कैटेगरी पूल में ऐड कर दिया जाता है। सो ये सभी थे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट CACB काउंसलिंग। जिन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई के जरिए कर देंगे। एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस देन डेफिनेटली आस्क अस ऑन द कमेंट सेक्शन of this video. Yeah guys, that's the end of the video. Give this video a thumbs up, give it a like and subscribe to the channel for more such videos. मिलते हैं next time. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too.